Neeta Nagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अगर आपको पता चले कि आप नेता नगरी के इस दूसरे हिस्से में भी हम कोविड के बारे में बात करेंगे। पहले हिस्से में आपने विद्वानों के हवाले से पॉलिसी और दूसरी क्वेरीज के बारे में जाना। अब जानेंगे कि जमीन पर हालात क्या हैं, और जमीन का हालात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुछ रिपोर्टर और कुछ विश्लेषक। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, जहां पर इंडिया टुडे नेटवर्क से जुड़े दो रिपोर्टर हैं जो अलग अलग गांव के, शहरों के इलाकों में जा रहे हैं, कभी नाव पर कभी गाड़ी पर। आशुतोष जी, ये खास तौर पर आपके लिए था। बलिया से बक्सर आप नाव पर गए। आशुतोष से आप पहले मिल चुके हैं जब ये गुजरात में कोविड की रिपोर्टिंग कर रहे थे। और दूसरी मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं इंडिया टुडे की ही रिपोर्टर प्रीति चौधरी। प्रीति, पहला सवाल आपसे ही है। हमने इटावा की स्थिति देखी जो बहुत ज्यादा खराब है, चाहे वो डेफिकेशन का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी का मामला हो। ग्राउंड पर आपको क्या नजर आ रहा है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारी चीजें हैं प्रीति जो हम कैमरे पर कैप्चर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कैमरे पर नहीं बोलते हैं, लेकिन तकलीफें उनकी भी होती हैं और कई बार ज्यादा भयावह होती हैं। सौरभ, अगर मैं एक चीज आपको बताऊं जो उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, मैं बेल्ट बता देती हूँ मैं कहाँ से कहाँ गई थी। मैं दिल्ली से आगरा आई। आगरा के जो सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पर जो रूरल बेल्ट है, आगरा का बहुत बड़ा रूरल बेल्ट है, उधर गए। फिर आगरा से हम आगे फिरोजाबाद, इटावा निकली और अब मैं वाराणसी के करीब पहुंच गई हूँ। पर अगर एक चीज जो मुझे दिखी है, बार बार जो दिखी है और मुझे लगता है वो बहुत चिंता में है, वो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे लगता है एक यूपी में एक सैनिटेशन क्राइसिस क्रिएट हो सकता है नहीं अभी। और मैं ये क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, 100 कोविड बेड के अस्पताल हैं। जैसे इटावा में हम गए थे, वहां पे 100 कोविड बेड का अस्पताल है। बहुत सारे इंटीरियर्स में बड़े बड़े बेड के अस्पताल हैं जहां पर गांव से लोग जा रहे हैं। और गांव का को जो वासी है वो तभी जा रहा है जब या उसका सांस बिल्कुल आना बंद हो जाए या ऐसा बिल्कुल ही सीरियस हो जाए, तभी वो अस्पताल जा रहा है। अब वहां पर 100 के करीब लोग पड़े हुए हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। डॉक्टर्स की तादाद कम है। पर सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है सौरभ, वहां पर बाथरूम सारे बंद कर दिए गए हैं। अब ये गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ पर सारे बाथरूम बंद हैं। तो आप देख लीजिए कि 100 कोविड पेशेंट ओपन में शौच कर रहे हैं और उनके जो अटेंडेंट्स हैं वो उनको लेके जा रहे हैं और ओपन में शौच हो रहा है। अब ये हम जानते हैं, आप इतने सारे विशेषज्ञ से मिले हो, उनसे बात की है कि फीकल मैटर जो है वो कोविड पेशेंट का वो भी जाकर इन्फेक्ट कर सकता है। अब हमने ये इटावा में नहीं देखा, हमने ये गाजीपुर में भी देखा है। हमने ये बहुत सारे जो वाराणसी रूरल में एरिया है, जो छोटे छोटे अस्पताल है, वहां पर भी, क्योंकि वो बाथरूम बंद कर देते हैं। अब मेन ये है कि बाथरूम इसीलिए बंद हो गया है कि जो सैनिटेशन वर्कर हैं वहां के, वो नहीं जाना चाह रहे हैं, वो खुद डर रहे हैं। अब या उनकी काउंसलिंग की जाए या क्या, किस तरह से ये हम क्राइसिस कैसे रोके, मुझे सबसे बड़ा डर इसी का है। जी आशुतोष, हम लोग सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लाशों का मुद्दा छाया हुआ है। आप तो नाव पर भी सवार होकर गए, क्या नजर आया? सौरभ, वो तस्वीरें दरअसल शब्दों में आप कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि 3-4 दिन से एक एक करके क्लिप में खबरें आ रही थी, छोटे छोटे हिस्सों में तस्वीरें आ रही थी, कभी बक्सर में मिल रहे हैं, कभी गाजीपुर में मिल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि दरअसल इस पूरी कड़ियों को एक साथ जोड़ के देखते हैं, और जहां से पहली बार तस्वीरें सामने आई और जहां से आखिरी बार, एक बार वहां चल के देखते हैं। तो इकलौता जो रास्ता था वो नाव का था। तो हम गाजीपुर गए, गहमर गांव से हमने नाव ली और सीधा बिहार के चौसा जो इलाका जिस महादेव के घाट पर थी, एक लंबा रास्ता था, आने जाने में 4.5 घंटे का समय। और जब हमने वो बिताया, गहमर से जब हमने यात्रा शुरू की, तो जो घाट है जहां पर अंत्येष्टि की जाती है, वो घाट काले पड़ चुके हैं। लेकिन उसके किनारे हमें शुरू में पहली झलक में लगा कि ये पत्थर हैं। जब आगे जाकर के गए तो जैसे आप कहते हैं कि अंदर से वो आपको तस्वीरें तोड़ देती हैं, झकझोर देती हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां लाशें थी, एक लाइन से थी, पुरानी भी थी। आप आदमी, औरत, बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े कुछ नहीं पहचान सकते। वो फूल गई थी लहरों के साथ, क्योंकि 2-3 दिनों में बारिश हुई, तेज हवा चली, तो जब वो ऊपर आई लहरों के साथ, वो किनारे पर लग गई। तो अब प्रशासन वहां पर जो है देखिए मुनादी कर रहा है कि देखिए यहाँ पर मत जलाइएगा, लकड़ी की दिक्कत है,
तो इशारों इशारों उन्होंने बता दिया कि दरअसल गांव के जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चाहे लकड़ी की किल्लत हो जाए, ऐसा नहीं था, उन्होंने अंत्येष्टि नहीं की। लेकिन ये संख्या इतनी ज्यादा है, एक अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि पिछले 10-15 दिनों में ये लगातार हो रहा था। तो लोग सिस्टम को ये क्यों नहीं पता चला कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा ये सब कुछ हो रहा है। वो पहले इसी तरह की मदद पहुंचा सकते थे। गांव गांव में आसपास है, कोई ये नहीं कह पा रहा कि किसी दूसरे जिलों की है, क्योंकि अगर ये बनारस या चंदौली से आ रही होती तो शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये आसपास गाजीपुर और उसके आसपास के ही इलाकों की है, जहां पर मोड़ है, नदियों में कटाव है, वहां से ये लाशें जाकर के आगे किनारे पर पहुंच गई हैं। और वहां से लेकर के जितने घाट होते हुए बक्सर की ओर गए हैं, किनारों पर आज भी शव, अगर उन्हें हटाया ना जाएगा तो वो सड़ेंगे। जब सड़ेंगे, डिकम्पोज होंगे। पहले ही पूरी गंगा में जिसका आचमन हम करते हैं, हमारी आस्था होती है उसके प्रति, आज वो पानी पीना तो दूर, आप उसकी ओर देख भी नहीं सकते, इतनी बदबू है। और बीमारियों के लिए एक नई शुरुआत, लोग भी डरे हुए अच्छे खासे। एक तो लाशें देख करके कोई भी डर जाए, ऊपर से जो महक है, उसकी बदबू है, वो लोगों को परेशान करी है। तो ये पैनिक भाव में दरअसल शासन जागा बड़ी देर से है। जब तक तस्वीरें टीवी पर नहीं आई थी, वहां कुछ हुआ ही नहीं था। कल जब भी हमने शुरू की, तब वहां के डीएमएसपी घाट पर पहुंच गए, स्थानीय विधायक जी पहुंच गए। विधायक जी कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहिए, और ये तो इलाहाबाद से भी लोग बॉडी शव ऐसे छोड़ देते हैं। आखिरी बार लोग बताते हैं कि 90 दशक में ऐसा हुआ था, लेकिन इस तरह इस हद तक उसकी जो ग्रेविटी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी जो इस बार हमने यहाँ पर देखी है। तो माहौल काफी डरावना है। मतलब पिछले 20 दिनों से मैं निकला हुआ हूँ 4 राज्यों का भ्रमण में, लेकिन ये जो कल देखा है, इसने बहुत ज्यादा तोड़ दिया अंदर से। प्रीति, आपने आगरा के आसपास के रूरल एरियाज के कई गांव कवर किए हैं। 2 चीजें हैं। एक, ये बाय डिफॉल्ट होता है कि जो शहरी इलाके, जितना बड़ा शहर है उतना ज्यादा ध्यान जाता है, स्पॉटलाइट रहती है, दिल्ली और मुंबई का मामला खास तौर पर। लेकिन ये बात बार बार आ रही है कि गांवों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कुंभ के बाद जो दूसरा सुपर स्प्रेडर इवेंट साबित हुआ है वो हुए हैं पंचायत चुनाव। अलग अलग फेज में चुनाव हुए और उसके बाद उनकी काउंटिंग एक बड़ा सुपर स्प्रेडर बना। हर गांव से 20-20, 30-30, 40-40 लोग गए, बाकियों के कांटेक्ट में आए, वापस आए। आगरा के इर्द गिर्द के गांव में क्या आपको इस तरह की चीजें दिखी? लोग क्या सरकारों को अप्रोच कर रहे हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर जा रहे हैं, खुद से दवाई कर रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर है क्या गांव के हालात? आपने एक चीज बिल्कुल ठीक की कही सौरभ, के सबसे बड़ा एटलीस्ट यूपी में, जिस बेल्ट में मैं जा रही हूँ, मैंने देखा है हर गांव में जाओगे सबसे पहले वो ब्लेम करता है पंचायत चुनाव को, कि हमारे, और साफ उनके पास आंकड़े हैं, दिन है, वो बता देते हैं आपको 15-20 अप्रैल से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक सारी मौतें हुई हैं, उसके बाद थोड़ा बेहतर हुआ है। ये सब, अब यही स्टोरी आगरा के गांव की है, यही स्टोरी बनारस के गांव की है। वो आपको दिन बता देते हैं कि ये 20 दिन हमारे लिए 15 अप्रैल या 20 अप्रैल से 1 या 5 मई तक ऐसा कहर रहा है कोरोना का। और किसी से भी पूछेंगे वो सिर्फ पंचायत चुनाव के लिए बोलेगा। वो कहेगा ये पंचायत चुनाव के पहले सब ठीक था, पंचायत चुनाव हुए और हम यहाँ पर एक एक करके लोग मरने लगे। अब सबसे बड़ी बात है कि सब वहां पे हम कहते हैं कि सस्पेक्ट कोविड है, क्योंकि ये आंकड़े कभी जुटाए नहीं जाते, ये ना एंटर किए जा रहे हैं। अब सस्पेक्ट इसीलिए है कि जांच नहीं हुई है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ नहीं है, इसलिए सस्पेक्ट है। अब कोविड इसीलिए कह सकते हैं, जिस भी घर में हम गए जिनके यहाँ पे मौत हुई है, वो 2 चीजें बोलते हैं, सांस फूल गई, दम घुट गया। अब सांस फूल गई, दम घुट गया में आपको पता है लक्षण कोरोना के ही है। जब बिल्कुल एंड स्टेज पे कोरोना का पेशेंट होता है, उसकी सांस फूलती है और दम घुटता है। अब एक कहर है, एक फियर है इतना ज्यादा कि अस्पताल नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको लगता है अस्पताल गए तो मरे। जो गांव से अस्पताल गया है वो कह रहे हैं कि वो वापस नहीं आया। अब जो हम दिल्ली में देख रहे थे, एक वक्त ऐसा था, मतलब 7 दिन पहले जब मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट में थी, ऐसा था गांव गांव में जब हम जा रहे थे, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे थे कि हम घर पे लगा देंगे। अब घर पे जैसे दिल्ली में लगा रहे हैं, गांव गांव में हमने देखा है कि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा दे रहे हैं और वहां पर ऑक्सीजन दे रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऑक्सीजन की कमी नहीं, और सब चीज की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, मतलब एम्पैथी कहते हैं, जो कंपैशन कहते हैं, उसकी कमी है, पर वो ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा से था। एक और चीज बताऊंगी, कहीं पर भी सौरभ इस वक्त 2 चीजें हैं जो रूरल हेल्थ सिस्टम को बनाता है, एटलीस्ट यूपी में या हर स्टेट में। वो होता है प्राइमरी हेल्थ PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर और CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर जहां पर भी हम गए, हमें ना एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खुला मिला, ना एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुला मिला। ये गवर्नमेंट के होते हैं। तो अब कहाँ जाएगा कोई भी जिसकी सांस फूल रही है,
क्योंकि एक तो कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो जांच नहीं चाहता, उसको डर लगता है कि अगर मेरा कोरोना की जांच हो गई, मैं पॉजिटिव हो गया, तो हमको बिल्कुल अछूत करके हमसे कोई बात नहीं करेगा, हमारी पूरी फैमिली को परे कर देंगे। अब वो मरीज तभी बाहर निकलता है जब सांस फूलने लगती है, और जब सांस फूलने लगती है उसको जाना चाहिए अस्पताल, वो अस्पताल जा नहीं पा रहा है क्योंकि ना बेड है और उसको डर लग रहा है अस्पताल का। वो जा रहा है, जो आप कह रहे हैं, झोला छाप, जो पुणे में कोई भी जैसे एक कोई सेंटर है या कुछ खोल दिया है किसी ने। मैं अभी एक बनारस से अभी करके आई हूँ एक शूट, सौरभ बताना चाहूंगी, 2-3 हफ्ते पहले एक अस्पताल खुला है गांव के बीच। ऊपर जैसे दुकानें हैं, बेसमेंट में उन्होंने खोल दिया है एक अस्पताल, आईसीयू तक बना दिया है वहां पे, एक कमरे का आईसीयू तक है वहां पर। अब आप उधर जाएंगे, वहां पर ऑक्सीजन है, कहते हैं हम कोरोना पेशेंट नहीं लेते, पर वो हर पेशेंट ले रहे हैं, 45,000 ले रहे हैं भर्ती करने का, पहले वो डाल देते हैं। सनराइज हॉस्पिटल है, मैं बता देती हूँ, बनारस के इधर इसी यहीं पर है क्षेत्र में, और 45,000 ले लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। जब कंडीशन बुरी हो जाती है, आईसीयू में नाम वास्ते भर्ती कर लेते हैं। आईसीयू में कोई मशीन नहीं है, वेंटिलेटर छोड़िए, बाईपैप सीपैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन है, एक मास्क सबको लग रहा है। और यहाँ पर अब ऐसी कंडीशन है, यहाँ पे जाते हैं 2-3 एक दिन में या 2 दिन में, हम एक गांव में गए, उन्होंने 6 पेशेंट इसी गांव में गए थे, उन्होंने सबने दम तोड़ दिया। अब ये कंडीशन है जो ग्रामीण क्षेत्र की है, पर वो जो कहते हैं पीक है, मुझे लगता है वो पीक अभी खत्म हो गई है, पर उसका जो आफ्टर मार्च है वो हो सकता है पीक के बराबर ही जाए। ऑलराइट, आशुतोष, आपको गांव में क्या देखने सुनने को मिला? किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग टीकाकरण को लेकर, इस बीमारी को लेकर? क्योंकि जो प्रीति ने मुद्दा उठाया वो एक बड़ी चीज है कि डर है, और डर के फौरी इंतजाम तो हैं, ना तो इंस्टीट्यूशनल इंतजाम है और ना समाज के लेवल पर ऐसा है कि नहीं टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारें भी टेस्ट को लेकर गफलत कर रही हैं और लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं। आपको क्या दिखा आशुतोष? किन इलाकों में गए अभी तक आप यूपी में? उत्तर प्रदेश में मैंने शुरुआत वही मेरठ और आगरा से की थी, जब हमने पहली बार बताया कि कैसे मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। और उसके बाद आगे हम फिर लखनऊ बनारस होते हुए बिहार में घुसे, और उसके बाद महाराजगंज, गोरखपुर, लगभग अगर मध्यांचल ये छोड़ दें, बुंदेलखंड का इलाका, तो ये पूरी बेल्ट लगभग कवर की। तो गांव में एक तो ये कि इस समय पैनिक बहुत ज्यादा है। जो सरकार कह रही है कि पॉजिटिव रहिए, जिनको वो नेगेटिव लग रहा है कि इस समय इतनी खबरें क्यों हैं, उस नेगेटिविटी का असर ये है कि गांव में डर है, और डर के मारे अब माँ बाप अपने बच्चों को घर में बिठा रहे हैं। किसी भी गांव में आप जाएंगे तो लोग आपको मास्क पहने दिखाई पड़ेंगे। हाँ, हर गांव में लगभग 30% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर लक्षण है, सर्दी, खांसी, बुखार कुछ तो है, लेकिन उनके अंदर एक डर है कि अगर अस्पताल गए तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। उस डर की वजह से वो अस्पताल अब जाना ही नहीं चाहते। उनको ये पता है कि खाना पीना ठीक रखेंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। ऑक्सीजन की किल्लत के लिए जो लोग अस्पताल गए, सबने लगभग वो देखी है वो तस्वीरें कि कितनी दिक्कतें हुई, और गांव तक वो बातें पहुंची हैं। जैसे महाराजगंज और पूर्वांचल में तो इस समय ऐसा हो गया कि सुबह चढ़ते सूरज को और शाम को डूबते सूरज को अर्घ देने का सिलसिला शुरू हो गया है कि इससे करें, कम से कम इस महामारी से हम बच पाएंगे। इन सब डर के बीच जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, तो वहां पर आपको पता है कि सीधे इतना पैसा देना, यहाँ जाना है, उसकी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है, और आखिरकार आदमी हिम्मत तोड़ देता है। सरकारी अस्पतालों में जहां कहीं व्यवस्था भी अगर हमें नजर आई है, सिर्फ यूपी नहीं, अगर बाकी के राज्यों को भी देखें ग्रामीण इलाकों में, तो जो वहां काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर वो सेवा भाव, अपनी जिम्मेदारी, ड्यूटी का एहसास, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ्रंटलाइन वर्कर्स केस हैं, क्या लोग वाले तो मर जाएंगे। बात की शिकायत सबसे ज्यादा परिवार वालों को है। कोविड वार्ड में उनके अपने परिवार के लोग पड़े, वही पानी दे रहे हैं, वही खाना खिला रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं, सारी भागदौड़ उनको करनी पड़ रही है। तो और दूसरा सबसे जो वैक्सीनेशन का भी मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, ये महाराजगंज का अनुभव है। जब हम एक सेंटर पर गए तो पता चला वैक्सीन तो वहां थी, लेकिन वहां लोग आधे भी नहीं पहुंचे। जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि देखिए, हमारे अंदर में जो हम आशा वर्करों को भेज रहे हैं, वो जब जाती है टीका के लिए, लोगों को जगाने के लिए कि आइए, अवेयरनेस है, टीका लगवाइए, आपके फायदे के लिए है, तो उनके साथ अपशब्द इस्तेमाल किया जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है। एक अप्रहेंशन एक कम्युनिटी में ये फैल गया कि अगर आपने टीका लगवाया तो आप नपुंसक हो जाएंगे, आप बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। अब जब वो जागरूकता धीरे धीरे फैलाई जा रही है तो तमाम जगहों से अपील की जा रही है, फतवे जारी किए जा रहे हैं कि नहीं, ये सब बकवास है, इन चीजों में लोग ना पड़े। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में टीका अभी जैसे महाराजगंज जैसे वो जिले हैं जहां 18 के ऊपर टीका शुरू नहीं हो पाया है, तो टेस्टिंग तो पहले ही नहीं हो रही थी। टीका लगने की जो बात है वो जब सारे जिलों में शुरू नहीं है तो लोग करे क्या,
कुछ लोग टीका लगवाना नहीं चाहते और जहां पर लोग हैं जाना चाहते हैं वहां टीका ही मौजूद नहीं है। मतलब कई ऐसे आपको इलाके मिलेंगे 5-5, 6-6 दिन से वहां वैक्सीन पहुंची नहीं है। सबसे ज्यादा कमी स्वास्थ्य कर्मियों की, सफाई कर्मियों की, डॉक्टरों की और सप्लाई चेन को व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी कमी है, मुझे लग रहा है वो कहीं ज्यादा जिम्मेदार। और इससे साथ साथ शिक्षा और बड़े स्तर पर जागरूकता का कार्यक्रम भी सरकार की ओर से कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। जी प्रीति, मेरा आखिरी सवाल है आप लोगों से। बार बार सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार, गहलोत सरकार, अभी राजस्थान पे बात करेंगे योगी आदित्यनाथ सरकार, सिस्टम शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। कई हमारी जब ब्यूरोक्रेट से बात हुई जो यूपी में अलग अलग जिलों में तैनात हैं अलग अलग कैपेसिटी में, तो उन्होंने बोला कि साहब हमें तो ऊपर से आदेश आते हैं कि अब ये करो, अब वो करो, और ऊपर बड़ी गफलत है। हम तो लॉकडाउन के लिए कह रहे हैं पंचायत चुनाव के दौरान से। आप लोग जब ग्राउंड पे घूम रहे थे प्रीति, तो आपको क्या लगा कि ये सब कुछ ऊपर वालों पे दोषमुक्त होना चाह रहे हैं या इनके हाथ बने हैं? क्योंकि हमने कई दूसरे देश के इलाकों में देखा कि जहां पर काबिल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उन्होंने लोकली भी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, पूर्णिया के डीएम हैं राहुल, और पूर्णिया में एकदम से ऑक्सीजन क्राइसिस हो गया तो वो अभी गोवा में खबर आई कि ऑक्सीजन की सप्लाई ही दुरुस्त नहीं हो पा रही है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या दिखा प्रीति? सौरभ, अगर आप मुझसे ये बात पूछेंगे ना, क्योंकि यूपी में हम मतलब इलेक्शन आपने भी कर रखा है, इतनी बार इलेक्शन पे आए हैं, इतनी बार और इतने सारे जो इवेंट्स हैं वो कवर किए हैं। मुझे एक चीज बहुत लगती है यूपी की, जो बहुत पहले से 2008 से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि यूपी को भागों में बांट देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर है। जैसा हम देखते हैं कि आप मान लीजिए अभी जैसे बनारस में आप कह रहे हैं कि मतलब बनारस में अभी जो लव अग्रवाल है, जो हमारे इंटरव्यू जो दिल्ली में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बनारस मॉडल अपनाना चाहिए सबको। चलिए, बनारस में तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी है प्राइम मिनिस्टर की, इधर जुट गए हैं वाराणसी सिटी में। तो वाराणसी सिटी में आपको पुलिस ज्यादा दिखेगी, लोग कम दिखेंगे, क्योंकि वो लॉकडाउन इम्पोज कर रहे हैं। वहां पर अभी 500 बेड का डीआरडीओ ने अस्पताल भी खोल दिया है, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है यहाँ पर एक कंपनी ने। तो बनारस की तो सिचुएशन कंट्रोल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। पर यूपी में जो छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे जिले, जहां पर बेसिक जस्टिस ही नहीं पहुंचता, आप कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी पहुंचाओगे? हम ऐसे ऐसे गांव में गए हुए हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे एक अपनी ड्रिप वहां पे टांग कर बैठ के और उसको बैठा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। अब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आएगी? मुझे लगता है इसको बांटना पड़ेगा, क्योंकि जो एसडीएम है वो जानता ही नहीं कि उसके उधर हो क्या रहा है। तो आधे टाइम मुझे तो यही लगता है ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अबिस है। और मुझे ये भी लगता है क्योंकि जो कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं फिर से बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हम सब जानते हैं जो कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहाँ से आते हैं, जो यूपी में कंसर्न है। अब वहां पर इतना डर है, आप उनको कैसे बोलोगे कि भाई आप जाकर कोविड वार्ड में ये फलाना बाथरूम है, इसको साफ करिए? अब वहां पर भी कोई जाके उनको समझाएगा ना। उनको आशा वर्कर्स का ले लीजिए, मैंने उनके साथ स्टोरी की, 2200 रुपए मिलता है उनको महीने का। अब 2200 मेरे रुपए मिलता है, एक मास्क मिलता है जो मास्क लगता भी नहीं है, एक छोटी सी बोतल दी जाती है सैनिटाइजर की, जो अगर रिप्लेनिश हो जाए बहुत है। 10 दिन अगर वो काम नहीं जाती है कोविड के समय में, उनकी 2200 रुपए में भी सैलरी कट जाती है। अब ये है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर। अब ना सैनिटेशन वर्कर्स को कोई बता सकता है कुछ। हम यहाँ पे तो बोल दें कि सैनिटेशन वर्कर्स नहीं है, पर कोई उनकी भी तो सोचे। वो मतलब वो नहीं जाना चाहते, उनको लगता है उनको हो जाएगा। आशा वर्कर्स को डर है, कितनी आशा वर्कर्स खुद ही मरी हैं कोरोना से। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत ड्रास्टिक है। मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरा अबिस है, और बहुत सारी प्लेसेस अगर कोई जाना भी चाहे, देखना भी चाहे, नहीं देख सकता है। और एक एपथी है यूपी में, मतलब मर रहे हैं तो मर रहे हैं। आशुतोष, you want to add something? इसका एक उदाहरण मैं ऐसे शुरू करूंगा पिछले साल के लॉकडाउन से सौरभ, जब हम पूरी त्रासदी 1 महीने भर कवर करते रहे, देखे कहां कहां से मजदूर भाग रहे हैं, लेकिन मेरा नजरिया बिहार के प्रति बदल गया था जब मैंने कैमूर में एंट्री ली। और उसके बाद बिहार के जितने बॉर्डर थे, जो व्यवस्था वहां मजदूरों के आने से लेके उनके क्वारंटाइन, घर पहुंचने किट को लेकर के की थी, उससे बिहार और वहां के प्रशासन के प्रति मेरा नजरिया बदल गया था कि ये कितने सक्षम है। इन्होंने एक आदमी को भी बिहार के अंदर पहुंच के तकलीफ नहीं हुई। रैंडम छापेमारी हम स्कूलों
स्कूलों में गए, वहां भी लोगों ने शिकायत नहीं की, तारीफ करते थे बिहार की। लेकिन इस बार जो हमने स्थिति देखी कि कैसे अस्पतालों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, कुछ उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी है। ये प्रशासनिक फेल्योर नहीं कहा जाएगा, ये सीधा सीधा पॉलिटिकल फेल्योर है। अगर राजनीतिक दल, आप पंचायत चुनाव में अगर व्यस्त हैं, अगर आपके बाबू एक प्लान बनाते हैं और देख रहे हैं कि पूरे हर जगहों पर सभी राज्य लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्यों उन्हीं बाबुओं के साथ बैठ करके प्लान डिस्कस नहीं किया गया कि इस समय जरूरी क्या है, लॉकडाउन लगाना या चुनाव लगाना। उत्तर प्रदेश के ही बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर्स कहाँ कैंपेन कर रहे थे? उत्तर प्रदेश से दूर जाकर के एक राज्य में सब वहां प्रचार करते। तो राजनीतिक नेतृत्व के फेलियर को प्रशासनिक फेलियर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अफसर काबिल हैं। यही अफसर किसी और सरकार में काम कर लेते हैं, यही अफसर किसी और सरकार में कुछ करते हैं। आप उनसे कैसे काम करवाते हैं, उनकी क्षमताओं को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये राजनीतिक नेतृत्व का प्रेरोगेटिव है और ये उनकी क्षमता दिखाती है कि आप अपने अधिकारियों से कैसा काम करवाते हैं। वो ट्रेंड है, वो आपके अस्पताल भी सही कर लेंगे। आप ये देखिए कि जहां पर हम स्टोरी दिखा करके आते हैं, यहाँ फेलियर है, यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस है, 24 घंटे में सब कैसे ठीक हो जाता है। कमियां सामने आती है तो ठीक हो जाता है। आप एक नेतृत्व अगर दिखाइए कि नहीं, हमें प्रायोरिटी क्या है। अगर राजनीतिक नेतृत्व की प्राथमिकताएं तय होंगी तो प्रशासनिक नेतृत्व अपने आप सुदृढ़ और बेहतर हो जाएगा। ये सब लोग बेहतर हैं, कुशल हैं, इन्हें इंतजार है राजनीतिक डिसीजन का। आप क्या लेना चाहते हैं? क्या आप उनकी बात मानना चाहते हैं? साइंटिफिक टेम्परामेंट आपका कितना है? और सबसे बड़ी बात, आपकी प्राथमिकता क्या है? चलिए, प्रीति और आशुतोष, आप नेता नगरी में जुड़े, थैंक यू सो मच।